कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईडी उनके घर पर रेड कर सकती है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि ईडी के सूत्रों से पता चला है कि मेरे यहां छापेमारी की तैयारी चल रही है। ऐसा लगता है कि इन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण दो में से एक को पसंद नहीं आया है। मैं ईडी का स्वागत करने के लिए तैयार हूं, वो भी चाय बिस्किट के साथ। राहुल के इस ट्वीट ने सियासी गलियारे में हड़कंप मचाकर रख दिया है। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सियासत के सूरमा बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। ये तो तय है कि सुर्खियों में रहने की कला नेताओं को बखूबी आती है। कभी अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की थी, तो अब राहुल गांधी की इस सूचना में कितना दम है, और अगर दम है तो इसका आधार क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। कई बहुत खास मेहमान मेरे साथ पैनल पर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरी खबर देखिए। सियासत तो सुर्खियों में रहने का खेल है। शतरंज की तरह हर चाल के बाद अगली चाल को सोच कर रखना पड़ता है। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में चक्रव्यूह वाला बयान दिया और फिर देर रात एक सोशल मीडिया में एक ट्वीट कर दिया और अपने खिलाफ ईडी रेड की आशंका जता दी। राहुल ने लिखा, जाहिर है दो में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट भी खिलाऊंगा। राहुल के इस ट्वीट के राजनीतिक बाजार में आते ही हंगामा मचना तय था। समझ गया। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा कि तमाम घोटालों का भूत राहुल को सता रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका। 12 लाख करोड़ की लूट का भूत, नेशनल हेरिड के घोटाले का भूत, कॉमनवेल्थ घोटाले का भूत, कोयला घोटाले का भूत, कोलगेट घोटाले का भूत, हेलीकॉप्टर घोटाले का भूत, दूरसंचार घोटाले का भूत, ये भूत बोफर्स घोटाले का भूत, भोपाल गैस त्रासदीन में हलवा खाने का भूत सता रहा है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वहीं जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस का ये अतिरिक्त पब्लिसिटी पाने के प्रयास के सिवा कुछ नहीं है। अब इस बारे में तो राहुल गांधी जी बेहतर जानते हैं कि क्या उनके पास डिस्प्रपोर्शनेट एसेट हैं, क्या उनके पास दस्तावेज हैं, जो जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। मैं तो इस बयान को पब्लिसिटी सीख करने का बयान मानता हूं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी की सत्ता बदले की नींव पर चल रही है। इनके डीएनए में तानाशाही है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बदले की नींव पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता खड़ी हुई है। अगर उनके डीएनए में तानाशाही, तो हमारे डीएनए में संघर्ष है, त्याग है, बलिदान है। हम जनता की आवाज राहुल गांधी उठाते रहेंगे, चाहे उसके लिए जिस परिस्थितियों का सामना करना पड़े। मैं तो बधाई दूंगा राहुल गांधी को। बहुत दिनों बाद लगा भारत की संसद में कोई नेता विपक्ष है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी विपक्षियों को जेल में डालने की जिद करके बैठी है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। विपक्ष के नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की खबर, उनके खिलाफ षड्यंत्र, ये बात को बार बार प्रमाणित कर रहा है कि भाजपा जो है अपने जिद से मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भाजपा की जिद है कि संविधान की हत्या करेंगे, विपक्ष को खत्म करेंगे, तो लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसके खिलाफ लड़ाई होगी। दरअसल मॉनसून सत्र के छठे दिन यानी 29 जुलाई को बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के चक्रव्यूह में देश फंस चुका है, देश में डर का माहौल है। अब राहुल गांधी ने सनसनीखेज दावा करते हुए कह दिया कि ईडी उनके घर पर रेड मारने की प्लानिंग कर रही है। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें छापेमारी की जानकारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बहुत ही सीनियर पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। खबर बड़ी है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देश के जाने माने पत्रकार और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट राज बिहारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राज बिहारी जी, स्वागत है आपका। एमएल शर्मा साहब, जो कि पूर्व स्पेशल डायरेक्टर हैं सीबीआई के, वो भी जुड़ रहे हैं। उनके जैसे सीनियर व्यक्ति का पैनल पर जुड़ना इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के मामलों को समझने में बड़ा मददगार होता है। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ विजय शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के तौर पर जुड़ रहे हैं। सीनियर एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, तो कानून को भी अच्छे से समझते हैं। आपका भी स्वागत है सर। दीपक झा, कांग्रेस के बहुत युवा प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सभी से बातचीत करेंगे। राज बिहारी जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। ये खबर क्या है? डर बताती है,
पुख्ता खबर है, ईडी के सोर्सेज से खबर मिली है। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी ने भी कुछ इसी तरह की भविष्यवाणी की थी और फिर हमने आगे देखा कि किस तरीके से ये मामला प्रोसीड किया। थोड़ा सा समझाइए कि ये खबर सिर्फ एक बयान है या फिर इसमें एक डर भी दिखाई पड़ता है। देखिए, राहुल गांधी वैसे भी कई मामलों में ईडी की नजर में तो ही, खास तौर पे अगर नेशनल हेल्थ का मामला करें तो ईडी बुला के पूछताछ भी किया है, और भी कई मामले उन पर होंगे। अब ये डर तो राहुल गांधी को है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि जिस कारण उन्हें ईडी का डर लग रहा है। ईडी उनके घर छापा मार सकती है, और अगर उनके पास में ईडी के इतने ही सोर्स हैं तो ईडी का सोर्स को ये भी बता देना चाहिए था कि किस मामले में छापेमारी की जा रही। मुझे लगता है कि अब जल्दी ही जो चुनाव आने वाले हैं हरियाणा, महाराष्ट्र में या झारखंड में, उसकी भी तैयारी हमने लोकसभा चुनाव से पहले भी देखा था कि किस तरह से सभी विपक्षी दलों ने बार बार ये आरोप लगाए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से हमको डराया जा रहा है। तो ये भी एक तरह का राजनीतिक दाव ही है, क्योंकि अगर ईडी को छापा मारना होगा और ईडी के अधिकारी उनको पहले से जानकारी देंगे, ऐसा संभव, मुझे नहीं लगता ऐसा संभव होगा। खास तौर पे जब ईडी छापे मारती है तो ऊपर के 2-4 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता होता कौन कहाँ छापा मारने वाले। वो हर एक एजेंसी का अपना यही रहता है। पुलिस भी कई बार छापा मारने जाती है तो छापे मारने में जो लोग जाते हैं उनको भी नहीं पता होता कहाँ जाना है, खाली एक जगह पहुंचने का संकेत दिया जाता है। तो इस तरह का ये एक राजनीतिक दाव ही है, और राहुल गांधी अपने आप को जिस तरह से पेश कर रहे हैं कि मैंने लोकसभा में भाषण दिया, उस भाषण के डर की वजह से मुझ पर यह कार्रवाई हो सकती है, तो यह उनका एक अगर डर भी है तो डर भी ये राजनीतिक डर है, और वो ये साबित करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो कि भाई मैंने लोकसभा में बहुत अच्छा भाषण दिया। उनके लोग भी कह रहे हैं कि लोकसभा में कुछ विपक्ष का नेता, ये बात सही है, लोकसभा में 10 साल तो विपक्ष का नेता को था ही नहीं। कांग्रेस इस हालत में थी नहीं कि उसके किसी भी सांसद को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया जाता। अब 10 साल बाद बने हैं तो कुछ करने का मौका मिला है, लेकिन अगर इस तरह से केवल एक राजनीतिक बयानबाजी कर और जांच एजेंसियों को निशाना बनाया जाए, तो अगर आप देश की जांच एजेंसियों को तो निशाना बनाते हैं, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां की पुलिस बहुत सच्ची है। और पश्चिम बंगाल की बात करें जहां पर कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी भी दावा करती है मेरी पुलिस बहुत अच्छी है, सीबीआई बेईमान है, ईडी बेईमान है, इनकम टैक्स बेईमान है। इसी तरह से अगर कांग्रेस के जो भी राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां भी पुलिस का यही हाल है। तो ये तो एक तरह से देखा जाएगा तो सीधा सीधा एक राजनीतिक सुगुफा है जो राहुल गांधी ने छेड़ दिया। इस पर चर्चा होगी, अब हम भी चर्चा कर रहे हैं इस पर। जी, मैं क्यों कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एमएल शर्मा जी के पास मैं जाना चाहूँगा क्योंकि वो सीबीआई की कार्यवाही को समझते हैं। और शर्मा जी देखिए, एक बात रही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित बेजा इस्तेमाल का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से और पूरे विपक्ष की तरफ से उठाया गया था। ऐसा लगता है उसका कुछ असर भी देखने को मिला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या ये एक तरह का दबाव है, ये बयान एक तरह का भय हो सकता है इस बयान में? सचमुच क्या इंटरनल सोर्सेज से खबर मिली, या रासबिहारी जी ने जैसा बताया कि ईडी के सोर्सेज तक को पता नहीं होता कहां जाना? थोड़ा सा समझाइए इसको कि राहुल गांधी के इस बयान को हम कैसे देखें। देखिए, मैंने 18 साल सीबीआई में काम किया है और कुल मिलाकर 36 साल इंडियन पुलिस सर्विस में रहा हूँ। मैं ईडी की और सीबीआई की और पुलिस की फंक्शनिंग को अच्छी तरह जानता हूँ। ये विपक्ष के नेता के यहाँ छापेमारी करना किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और मैं ये मानता हूँ कि ये निर्णय ईडी के 1 या 2 अफसर ही जानते हैं, और उनमें से कोई भी ऐसी सूचना लीक आउट नहीं कर सकता।
अगर उनका चरित्र ऐसा हो तो वो ईडी जैसी संस्था में ना तो डायरेक्टर बने, ना स्पेशल डायरेक्टर बन नहीं सकते। इसलिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि किसी ने उनको कोई खबर नहीं दी है। बाकी मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। आपके पास बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं, वो उसको अपने अपने तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश करेंगे। मैं उसमें नहीं आना चाहता। ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि उनकी ये खबर सही नहीं है। और मैं ये भी मानता हूँ कि राहुल गांधी जी को जैसे हम जानते हैं, उन्होंने कोई दुष्कर्म भी नहीं किया है कि जिसके कारण उनके विरुद्ध ईडी कोई रेड करे, ऐसा मैं मानता हूँ। अब एक बात हमेशा कही जाती रही, जिस चैनल में जाते हैं सभी कहते हैं कि ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। सब लोग, आप लोग यही सवाल करते हैं। मैं बस एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या आप किसी भी एक निर्दोष व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जिसके खिलाफ सीबीआई ने या ईडीआई ने कोई कार्रवाई की हो? ये तो सही है कि रूलिंग पार्टी के व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती और जो दूसरे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, ये तो सही है। बट क्या आप किसी एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो निर्दोष रहा हो और जिसके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई हुई हो? अब मैंने बहुत संक्षेप में बहुत कुछ कह दिया है। धन्यवाद। मैं क्या कहूँ, आपने इतने धीरज के साथ, इतने व्यवस्थित तरीके से इतनी महत्वपूर्ण बातें कह दी जिसने इस चर्चा का एक आधार बना दिया। और आपसे बहुत कुछ है जो जाना जा सकता है, आप जैसे सीनियर अधिकारी जिन्होंने इतना लंबा समय एजेंसी के लिए दिया है। लेकिन अब विजय जी और दीपक जी की बारी है। और दीपक भाई, आप ही के पास आता हूँ। पहले तो शुरुआती सवाल ही आपसे होना चाहिए था, क्योंकि आज सवाल जो है सीधे आपकी तरफ आ रहे हैं। बड़े प्रखर वक्ता आप हैं, लेकिन आपने दोनों वक्ताओं को सुना, राज बिहारी जी को सुना, एमएल शर्मा जी को सुना, विजय शर्मा जी को भी आप सुनेंगे। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कई प्रतिक्रियाएं सुन पाया हूं, इसलिए मैं आप लोगों के पास में अंत में आया हूं। और चर्चा का एक ओपन आपने देखा कि किस तरह एक बेस बना है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा लगता है, या सचमुच में अगर सोर्सेस होते हैं या इस तरह की कोई बात होती है तो उसको और स्पष्टता से रखना चाहिए? ये एक सरसरी बयान दे देना, मेरे सोर्सेस ने बताया, ये बात कह देना, बाहें खोलकर चाय बिस्किट के साथ मैं ईडी का इंतजार कर रहा हूं, क्या है ये? प्रवीण जी नमस्कार आपको और पैनलिस्ट को, सभी सीनियर्स को। देखिए, शर्मा जी ने एक बड़ी स्पष्ट बात कर दी कि जो सत्ता में रूलिंग पार्टी में आप बैठे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, फिर आप क्या हैं क्या नहीं है वो उनके शब्द बयां करने के लिए बहुत पर्याप्त है। तो इसका मतलब बहुत गहरा घाव किया है इन शर्मा जी के शब्दों ने। लेकिन सरकार ये बताएगी नहीं कि मंशा क्या है। आप ये देखिए कि 5,000 लोगों के खिलाफ, लगभग 5,200 कुछ आंकड़े आते हैं जिनके खिलाफ ईडी ने और सीबीआई ने कार्रवाई किया, लेकिन उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 24-25 लोगों को सजा आती है। तो बात यह कि जो अभी सवाल उठाया भी गया था शर्मा जी की तरफ से कि निर्दोष के खिलाफ नहीं, तो इसका एक एग्जांपल और ले लीजिए कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है, जो भाजपा के सहयोगी हैं आजकल, अजीत पवार, उनको क्लीन चिट दे दिया जाता है और पूरा देश देखता है। आपने इंपॉर्टेंट बात की, मैं आप आमतौर पर टोकता नहीं हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, शर्मा जी कह रहे हैं किसी निर्दोष, उन्होंने ये नहीं कहा किसी दोषी को छोड़ के रखा है, ये बात उन्होंने नहीं कही है। उन्होंने ये कहा कि किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। सुनिए, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। मैं तो उनके मत से डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं उनके मत में अपनी मत भिन्नता प्रकट नहीं कर रहा हूं, मैं उनके साथ मतैक्य होकर आगे बात को बढ़ा रहा हूं कि बात यह है कि निर्दोष 5,000 लोगों के खिलाफ ईडी ने, सीबीआई ने केस करने की कोशिश किया और उसमें से 24-25 लोगों को सजा मिली। दूसरी बात, अजीत पवार क्या निर्दोष थे? जो कि साबित होता है, 24,000 करोड़ का घोटाला किया और उसमें इनको क्लीन चिट मिल जाती है। नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, सर्वाधिक उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो आज उनसे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, 70,000 करोड़ का घोटाला जो आरोपी है वो अजीत पवार है, खुले मंच से नाम लिया था। ना आपको कहने की जरूरत है ना मुझे बताने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही वो भाजपा में आते हैं, कुछ ही महीनों के अंदर वो क्लीन चिट हो जाते हैं। तो दूध की जो धुली हुई गंगा है, जो दूध में एकदम क्लीन चिट कर देते हैं और एकदम चकाचक सफेदी आ जाती है, ये ऐसे कौन सी बैतरणी पार कराते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये तो सिर्फ वही जानते हैं।
बात है कि देश पिछले 10 सालों में देख रहा है प्रवीण जी कि किस तरीके से विपक्ष को डराया जा रहा है, पत्रकारों को डराया जा रहा है, जुडिशरी को डराया जा रहा है, पुलिस ऑफिसर जो ईमानदार हैं, जो मोदी के मन की बात नहीं करते, जो मोदी के मन का काम नहीं करते, उनको डराया जा रहा है। तो पत्रकारिता भी डरी हुई है, जुडिशरी भी डरी हुई है और पुलिस भी डरा हुआ है। अगर शर्मा जी आज नौकरी में होते तो शायद इतनी बेबाकी से बात नहीं कर पाते जितनी ईमानदारी से इन्होंने आज कह दिया, क्योंकि इनको डर नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार लिया लुकाठी हाथ, मेरा जो करना है कर लो भाई। शर्मा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्रवाई करिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, लेकिन क्या सारे के सारे करप्ट लोग विपक्ष में ही है? रूलिंग पार्टी में कौन सी बेचैनी में नहा के आए कि कौन से मंदिर में कि कौन से मस्जिद? मैं इस बात से एग्री करता हूं आपकी, मैं इस बात से एग्री करता हूं, सहमत हूं, मैं भी आपके मत के साथ जाता हूं, ये बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष में कोई दोषी है या कोई करप्ट है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, तब तो ईडी पर सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल करिए, आपका स्वागत है, हम कार्रवाई के लिए बने, क्योंकि हम राजनीतिक जीवन में शुचिता, स्वच्छता, पवित्रता, संस्कार लेके आते हैं कि जो हम बोलते हैं हम उसी बात को करें, वही काम करें। तो बात है कि विपक्ष के सारे लोग चोर, लेकिन सरकार के में जो है वो सारे लोग मौज करें, ये ऐसा दोहरा चरित्र नहीं चलता है। आप बताइए ना, भाजपा के पास पूरे देश में चकाचक 5 स्टार होटल की तरह जो चमकने वाले ऑफिस है वो कैसे बन जाते हैं? भाजपा के पास चंदा कैसे आता है इतना? एसबीआई बैंक सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद नाम बताने को तैयार होता है, लेकिन उसमें भी दीपक जी, ऐसा ना हो कि आपको सुनने वालों को ये ना लगने लगे कि वो कर रहे हैं तो हमें भी करने दो, ऐसी कोई बात दीपक झा कह रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि मेरी जांच कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं जांच के लिए तैयार हूं, दोनों हाथ खड़ा कर देता हूं, आइए मेरे घर में स्वागत है। राहुल गांधी जी ने यही कहना, मैं चाय और बिस्कुट लेके स्वागत करता हूं, लेकिन जांच अमित शाह जी की भी होनी चाहिए, जांच जेपी नड्डा जी की भी होनी चाहिए, जांच नरेंद्र मोदी जी की होनी चाहिए। अगर आप मैं आऊंगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शर्मा जी से भी बात करूंगा, लेकिन विजय जी को मुझे चर्चा में शामिल करना है। विजय जी, आपकी तरफ से एक बड़ा जो वार किया गया बीजेपी की तरफ से वो ये कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, इनको डर बैठा हुआ है, इन्हें पता है कि किसी मामले में लिप्त हैं तो कार्रवाई तो होगी, इस तरह के तमाम बयान आए हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने अभी दीपक झा जी को सुना कि सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, और अचानक से राहुल गांधी का ये कहना, एक ऐसे मुद्दे को उठाना जो लोकसभा चुनाव के दौरान आपके लिए कुछ हद तक भारी भी पड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंट्रल एजेंसीज के कथित बेजा इस्तेमाल की बात पुरजोर तरीके से विपक्ष की तरफ से उठाई गई थी। ऐसे में आपको लगता है राहुल गांधी का एग्रेशन भी है, राहुल गांधी जानबूझकर हमला कर रहे हैं बीजेपी पर? देखिए परवीन जी, बात सुनिए, इन्होंने सारी, कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, इन्होंने सारी बातें की हैं। अगर आप इनसे हरियाणा की बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे, जब आप यूपी पे आएंगे तो आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। तो मेन मुद्दा क्या है कि राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कि ईडी मेरे घर छापा मारने वाली है। अब आप मुझे बताइए, तो सच्ची बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने तो कोई बयान नहीं दिया, मैंने तो कोई बयान नहीं दिया। तो अगर इनके पास ऐसी कोई इनपुट है भी तो ये तो वैसे भी बड़ी गलत बात है। तो उस अधिकारी का नाम बताएं, उसने भी गुनाह किया है और इन्होंने भी उनको ब्राइब दी है, क्या दी है, कैसे दी है, और ऐसा इन्होंने क्या चोरी कर रखी है। तो ये राजनीति से प्रेरित है, इनके खिलाफ पहले ही जांच चल रही है। 751 करोड़ की हेराल मामले में जो प्रॉपर्टी है वो कुर्क कर ली गई है, और इनके खिलाफ आपराधिक मामले और जो मानहानि के केस हैं उन पे बेल के ऊपर है राहुल गांधी जी। तो आप ये सारा देखेंगे, अब इन्होंने आरोप लगा दिया जी, देखिए किस तरह के। आप मुझे बताइए, राजनीतिक लोगों के खिलाफ कितने % लोगों के खिलाफ केस है? 3% मात्र। और उनके खिलाफ भी आपने देखा होगा कितनी रिकवरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक उनको जमानत नहीं मिली है बड़े लंबे समय तक। और अब आपने देखा होगा, हमारे बैठे हुए हैं सीनियर ML शर्मा जी, उन्होंने एकदम साफ कहा है कि किसी भी बेगुनाह के खिलाफ एजेंसी काम नहीं करती। ये संवैधानिक पद है, ये राहुल गांधी जी की एक दिनचर्या और एक आदत बन गई है कि सारे संवैधानिक जो संस्थाएं उनको ऊपर ब्लेम करना, उनको बिके हुए बताना, क्योंकि ये कोशिश करते थे कांग्रेस राज में खरीदने की उन्हें, तो इनकी ये आदत है, ये संविधान को मानते ही नहीं है। अगर कोई अध्यादेश आता है उसको फाड़ देते हैं, कोई गरीबी होती है तो कहते हैं ये माइंड सेट है, इनको पता ही कुछ नहीं है। इनके पिताजी कुछ कहते थे, दादी जी कुछ कहती थी, नाना जी कुछ कहते थे, ये कुछ कहते हैं, जब सत्ता में होते हैं कुछ कहते हैं, जब ये विपक्ष में होते हैं तो कुछ कहते हैं। तो इनका कौन सा आप बयान को गंभीरता से लेंगे? ये सिर्फ जो चर्चा में बने रहने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब के इन्होंने कृत्य किए हैं राहुल गांधी जी ने, पैसे 500 करोड़ से 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो किस तरह से करने की, AJL की और वो हेराल्ड वाली है,
तो उस मामले में मेरे ख्याल से इनको जेल जाना पड़ेगा। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को सपने आने लग गए थे, उनको 10 साल सपने नहीं आए थे, जब उन्होंने घोटाला किया और वो फंसने लगे तो उनको सपने आने लग गए। तो इस तरह से राहुल गांधी जी को पता है जो जांच है वो उनकी गर्भान तक पहुंच चुकी है, तो अब इसलिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो भाई जो जांच एजेंसी है वो किसकी सुपरविजन में काम करती है? कोर्ट निगरानी करता है, जो भी जांच होती है, हम चार्जशीट फाइल करते हैं उसको कोर्ट देखता है। तो ये सारी बातें करेंगे, उस पर नहीं बताएंगे कि हेराल्ड के। अच्छा, दूसरा मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, हेराल्ड केस हुआ कब? यूपीए के शासन में, हमने तो नहीं किया। आप मुझे बताइए लालू यादव जी जेल कब गए? इनके काल में। आप मुझे बताइए जो अपना कनी मोरी का केस हुआ किसके काल में? इनके काल में। तो ऐसे कितने केस है? ये कहते हैं विपक्ष में, हमारे नीतीश कुमार जी हमारे विपक्ष में रहे, कभी हमने जांच की क्या? आप मुझे बताइए जयंत चौधरी जी के खिलाफ कभी कुछ हुई क्या? नवीन पटनायक जी के खिलाफ कभी हुई क्या पर्सनल? ऐसा नहीं है। मल शर्मा जी ने बड़ा साफ बोल दिया कि किसी नाजायज आदमी के खिलाफ कोई जांच नहीं होती है। तो ये ऐसे गलत बयान कुछ भी ये बोलते दोनों हैं। चीजों को मिलाकर एक ही सवाल बनता है। दीपक जी, शर्मा जी के पास जाऊं उससे पहले आपका एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा। अचानक से ये बयान देना अपने आप में बताता है कि एक कोई डर तो है, और एक इंटरनल सोर्स का जिक्र करना ये भी थोड़ा अजीब लगता है। ये गैर कानूनी भी दिखाई पड़ता है, लेकिन अजीब बहुत लगता है। प्रवीण जी, बहुत स्पष्ट तरीके से मैं बात को बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता कुछ का कुछ बोलते गए, लेकिन वो स्पष्ट तौर पे बोल नहीं पाए कुछ, क्योंकि दादी, नानी, दादा, ग्रैंडफादर सब पे चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए मुद्दा नहीं है। तो बड़ी मतलब भाजपा कितनी गिर सकती है, इनके प्रवक्ताओं के चरित्र से, इनके प्रवक्ताओं के व्यवहार से नापा जा सकता है और मापा जा सकता है। बहुत इस पे स्पष्ट क्या तरीके से निजी मैं जाना, बोलूंगा। आप बोलिए ना स्पष्ट तौर पर। मैंने एक सवाल पूछा। मैं बोल रहा हूँ देखिए, देश में डर का, सुनिए, इनको चुप करा दीजिए। ठीक है विजय जी, मैंने बोला निजी टिप्पणी ठीक नहीं, ठीक है। नहीं, ऐसे कैसे मैं बीच में नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, बीच में बोल सकता था, लेकिन मैं अपनी गरिमा समझता हूँ और आपकी गरिमा भी समझता हूँ। बात यह है कि आज इस देश में भय का माहौल है। इनको चुप करा लीजिए भाई साहब को, या इनको बोल लेने दीजिए। बोलिए दीपक जी, आप अपनी बात पूरी करिए। आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। देखिए प्रवीण जी, बात यह है कि आज इस देश में भय का माहौल तो है। जब जज आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आ जाते हैं सड़क पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हस्तक्षेप हो रहा है, तो मानना पड़ेगा। ये तो इतिहास में पहली बार घटना हुई, देश ने देखा किस तरीके से। अभी पिछले 10 सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए, आप बहुत पीछे मत जाइए, कितने विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई। ये तो आपने देखा ना, जो कि इनोसेंट घोषित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अभी अजीत पवार का नाम लिया, उसमें भाजपा के प्रवक्ता है, इनको सांप सूख जाता है या गंगा जी में डुबकी लगा लेते हैं या क्या करते हैं पता नहीं, कुछ बात करने को तैयार नहीं होते। तो भाजपा को बोलिए ना कि मुद्दों पे बात करे, उन नामों पे चर्चा करे, और जिस नामों के साथ जाते हैं नीतीश कुमार के मैं भी तो आपसे राहुल गांधी जी पे सवाल पूछ रहा हूं, आप अजीत पवार जी पे जा रहे हैं बार बार। मैं बता रहा हूं राहुल गांधी जी, देखिए राहुल गांधी जी ने उस डर को बयां किया है जो भाजपा आज देश में व्याप्त करना चाह रही है। तो राहुल गांधी जी कहते हैं, मैं क्या इस देश में जो भी नरेंद्र मोदी जी से सवाल करेगा, सबके घर ईडी आएगी, सबके घर सीबीआई आएगा और सबको पकड़ने की कोशिश करेंगे, सबको जेल में डालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ईमानदारी से सवाल, पत्रकारिता धर्म निभाएंगे आप भी, तो हो सकता है, मुझे डर है कि आप भी ईडी की राडार पे आ जाएंगे, आप भी सीबीआई की राडार पे आ जाएंगे। है क्या आपने गलत किया है, सही नहीं किया है, या सही किया है, गलत नहीं किया, कुछ वो मैटर नहीं करता। मुद्दे की बात इतनी है, आज जो नरेंद्र मोदी जी से आंख मिला के सवाल करेगा वो देशद्रोही कहलाता है। देखिए दीपक जी, एक बात मैं आपको बताता हूं, ये वैसे निजी डिस्कशन का मंच नहीं है, लेकिन राज बिहारी जी यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे आपके सहयोगी सरकारों की तरफ से भी बहुत परेशानी हो चुकी है, और वो भी पत्रकारिता धर्म निभाते हुए। तो ये इस पे मत जाइए, हम लोगों पर तो होता रहता है पत्रकारों की स्थिति। तो क्या बीजेपी, क्या पश्चिम बंगाल, क्या, और जैसा मैंने बताया राज बिहारी जी तो ये सारे मामले डील करते रहते हैं नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट में बैठकर। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मीडिया में बह छाया हुआ है। मैं बाकी लोगों की बात पे नहीं जाता हूं, बाकी लोग अपना जवाब देंगे। मीडिया में तो वह इमरजेंसी के टाइम में भी नहीं छाया हुआ था। जब लोग जेल गए, जेल जाना पसंद कर रहे थे, लेकिन झुकना पसंद नहीं कर रहे थे। मीडिया में कोई डर नहीं है, ना मीडिया किसी का डर मानता है। मीडिया अपना काम बखूबी कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये कुछ मीडिया जिस तरह से कांग्रेस के नेता या विपक्ष के नेता बार बार आवाज उठाते हैं कि मीडिया में भय, किस तरह का भय मीडिया में? हमें तो कोई भय नहीं दिखाई दे रहा है मीडिया में। आपको दिखा रहा हूं, पश्चिम बंगाल में जरूर भय दिखाई देता है।
हिमाचल प्रदेश में जरूर बहस दिखाई देता है, कर्नाटक में जरूर बहस दिखाई देता है, तेलंगाना में जरूर बहस दिखाई देता है, जहां पर पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। और रही बात अभी जैसे आप देख रहे थे, तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने अपने सचिवालय में 3 बजे से पहले पत्रकारों के प्रवेश पर ही रोक लगा रखी है। ये कई राज्यों में ऐसा किया हुआ है। ये कहना कि मीडिया में बैच आया हुआ, मीडिया में कोई बैच आया नहीं हुआ, हम अपनी स्वतंत्रता से ठीक है काम कर रासबिहारी रहे जी, हैं, हम अपनी भी स्वतंत्रता से जानते हैं। बोलते देखिए हैं। अब इतना तो हम भी जानने समझने लगे हैं कि ये भी जो है एक बहुत सोचा समझा स्ट्रैटेजिकल मूव रहा कांग्रेस की तरफ से। बहुत हद तक उनको फायदा भी हुआ, वो सोशल मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए गए, वो भी एक उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, उसका स्वागत होना चाहिए। और हालांकि पत्रकारों पे ऐसा कोई दौर नहीं रहा दीपक जी जब हमले ना होते हो, और हमेशा होता है जब भी सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये हमले होते रहे दोनों तरफ से, बड़ा अच्छा है। इसका मतलब काम ठीक से चल रहा है। तो अब धीरे धीरे, क्योंकि अब हमारी चर्चा जो है एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर इधर उधर की सारी बातें हो चुकी है, अब जरा काम की बात करते हैं। एमएल शर्मा साहब, दीपक झा साहब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि सिलेक्टिव कार्यवाही हो रही है, और इसी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। ये बात सही है कि दोषी के खिलाफ ही कार्यवाही की जाती है, कुछ ऐसी बात होती है जो आपको आधार देती है, तभी जांच एजेंसियां इस कार्यवाही को आगे बढ़ाती हैं। मैं आता हूं शर्मा साहब, क्योंकि कुछ विजय शर्मा जी कहना चाह रहे हैं, तो जरा उनकी बात सुन लेते हैं। उन्होंने पहले भी दीपक जी का जवाब देना था 5 सेकंड। जी बोलिए। 5 सेकंड का। जी देखिए, इन्होंने आरोप लगाया कि बहका माहौल है, डरे हुए हैं। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी अब या तो ये सच बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं। अभी 1.5 महीने पहले राहुल गांधी जी ने मंच से बोला था कि मोदी जी से और सरकार से कोई नहीं डरता। तो आप बताइए कौन डर रहा है? पत्रकारों को ये पिटवाते हैं राहुल गांधी जी सरेआम। आप कौन हो? आप मिश्रा जी, क्या जात है आपकी? आपका मालिक का क्या नाम है? वो पूरे देश ने देखा। तो ये कैसी बातें करते हैं? अब रही 3 जजों की, इन्होंने बात बोली, किसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3 जजों ने? वो तो अपना जुडिशियल सिस्टम था। आप मुझे बताइए, उसमें कहां सरकार बीच में आ गई? ये तो खुद अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम उसके ऊपर कमेटी बैठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हम उसमें माइनॉरिटी को घुसाएंगे, वहां भी जांच पूछेंगे। तो आप बताओ भैया, आप सोच के बोलो, आप क्या बोल रहे हो? आपकी सोच क्या है, बोल क्या रहे हो? आप कांग्रेस पार्टी से या तो लेकर आया करो डायरेक्शन, या आप बताओ आपका ये पर्सनल व्यूज है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि आपका ये ऑफिशियल है या निजी है? अच्छा देखिए क्या होता है ना शर्मा जी और दीपक भाई, मसला ये होता है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट और इतने सालों से करते करते मुझे पता होता है कि आप दोनों क्या बात करने वाले हैं। और ये 1-2 सेकंड का, और इन्होंने कहा, अभी केजरीवाल जी हैं, सुप्रिया सुले इनकी जो प्रवक्ता है वो छाती ठोक के कहती है हमने शिकायत की थी केजरीवाल की, हमने कार्रवाई करवाई है। तब मुझे बताइए इसमें कहां से ईडी का लेना देना, कहां से सरकार का लेना देना? अब मैंने पहले ही गिना चुका हूं, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, आपके जो कनी मोरी और ये राहुल गांधी, इनके खिलाफ पहले से चल रही है। कौन से? ठीक है विजय जी, ये सारी कार्रवाई काम जी ये हो सकती है बात। हाँ दीपक जी संक्षेप में, लेकिन देखिए एमएल शर्मा साहब वेट कर रहे हैं, उनसे एक बहुत आप ही का सवाल का जवाब मुझे लेना है उनसे, तो आप जरा संक्षेप में जवाब दें। जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से संक्षेप में बोल दूंगा। देखिए, हम तो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते, तो हम तो पहले भी कार्रवाई कर रहे हैं, और जो हमारे सहयोगी थे, कनी मोदी उस वक्त हमारे सहयोगी थे, ए राजा हमारे सहयोगी थे, सुरेश कलमानी हमारे पार्टी में थे, तो हमने सब पे अपने लोगों पे कार्रवाई किया। तो हमने बहुत स्पष्ट उदाहरण दिया है। विजय शर्मा जी बताते कि अपने किस नेता को पार्टी में भेजा। कर्नाटक के लोगों में पैसा लेते पकड़े गए, सबने देखा था, विधायक का बेटा। गुजरात में देखा गया कि सब किस तरीके से पैसे लेते गए। तो हम तो कह रहे हैं, सीना ठोक के हम कहते हैं कि हम अपने लोगों पे भी कार्रवाई करते हैं और सब पे कार्रवाई करते हैं, भ्रष्टाचारियों पे जो भी होगा। लेकिन भाजपा क्या इतना मुद्दा दिखा सकती है कि अपने लोगों पे कार्रवाई करे? क्या दिखा सकती है कि अमित शाह पे कार्रवाई करे, उनकी कंपनियों की जांच करे, उनके पास पैसे कहां से आते? बस स्पष्ट बात है। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। बिहारी जी बात कर रहे थे पत्रकारिता में ईमानदारी की और भय की, तो हिमाचल का नाम लिया, कर्नाटक का नाम लिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि याद करके बताइएगा कि आपने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सवाल कब किया था? आप याद करके बताइएगा, भाजपा राज्यों में शासित मुख्यमंत्रियों से सवाल कब किया था? बस इतनी सी बात है, और मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहूंगा। नहीं खूब उन्होंने किए हैं सवाल, और वो मैंने भी खूब सवाल किए हैं, मुझे भी खूब सुनना पड़ता है, इसलिए सवाल ही नहीं किए। सुनिए, आप सुन लीजिए, हमने सवाल ही नहीं किए हैं। सवाल तो हम रोज ही करते हैं। हमने तो धरना प्रदर्शन भी दिए हैं, पार्लियामेंट को भी घेरा है, विधानसभाओं पर भी प्रदर्शन किए हैं।
और अगर आप चाहेंगे तो हमारी यूनियन का आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा कि हमने क्या क्या किया है, किस किस सरकार पे सवाल जी उठाए। मुझे जानकारी है, देखिए विषयांतर हो जाएगा। एमएल शर्मा साहब इतने सीनियर अधिकारी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने बड़े संक्षेप में अपनी बात को विराम दिया था। मुझे अब भी याद है कि चर्चा की शुरुआत उन्होंने की, बड़ी देर से आपको सुन रहे हैं। सर ये सिलेक्टिव कार्यवाही के ऊपर अब मैं ज़्यादा लंबा प्रश्न नहीं पूछूंगा, सिलेक्टिव कार्यवाही पर आपका मत क्या है? देखिए, आप सेलेक्टिव कार्रवाई से आपका मतलब आपने स्पष्ट नहीं किया है। सेलेक्टिव कार्रवाई से सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों पर कार्यवाही नहीं होती। बार बार अजीत पवार जी का उदाहरण के तौर पर दीपक झा कांग्रेस प्रवक्ता जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, यही मतलब है आपका। अब मैं इस प्रश्न का बहुत स्पष्ट उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं 15 साल पहले रिटायर हुआ और मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो उत्तर मैं नहीं दे पाऊँगा। आपको थोड़ा असंतुष्ट होना पड़ेगा मेरे से। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी, दूसरे देशों में कानून को लागू करने से पहले अपराधी के चेहरे को नहीं देखा जाता है, लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य है कि सरकार कोई भी हो, चाहे वो आज की सरकार हो, चाहे वो कल की सरकार रही हो, उससे और पहले की सरकार रही हो, ये दुर्भाग्य है हमारे सिस्टम में कि हम कानून को लागू करने से पहले अपराधी के चेहरे की ओर देखते हैं। इससे ज़्यादा मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जी, मुझे याद है शर्मा साहब, आप जैसा सीनियर अधिकारी मौजूद है, मुझे वो शो भी याद है। आई थिंक जोगिंदर सिंह जी मेरे साथ उस समय पर बैठे हुए थे। सीबीआई, आपको याद होगा, सीबीआई को पिंजरे में तोते की तरह दिखाकर बहुत कार्टून भी चले थे उस समय पर। इतना सोशल मीडिया नहीं चलता था, लेकिन तोता तोता ये सीबीआई के साथ बहुत जोड़ दिया गया था, क्योंकि आपने सीबीआई में लंबा टाइम सर्व किया है। सत्ता के हाथ में कितना जोर होता है, इसको बोलने की कितनी स्थिति में आप होंगे कि वो किसी केंद्रीय एजेंसी को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाए? देखिए, मेरा 18 साल का सीबीआई का अनुभव है। मैं बहुत ईमानदारी से आपको बतला सकता हूँ कि मेरे काम में तो किसी ने कभी दखल नहीं दिया, लेकिन मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि दखल बिल्कुल नहीं होता है। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ। मुश्किल ये हो गई है कि जो आजकल हमारे अधिकारी हैं, उनमें वो ज़रूरत नहीं बची है जो पुराने अधिकारियों में हुआ करती थी, ख़ास तौर से सीबीआई के अधिकारियों में। लेकिन हमने राजस्थान में काम किया। हमारे तो मैं 4 साल सीआईडी क्राइम ब्रांच में भी रहा। वहाँ क्राइम में राजस्थान में हमारे ज़माने में कोई दखल नहीं देता था। मेरे काम में सीबीआई में भी किसी ने कभी दखल नहीं दिया। दखल होता है, कभी कभी होता है, लेकिन वो मुश्किल ये है कि सीबीआई की फंक्शनिंग ऐसी हो गई है कि वो गवर्नेंस को अफेक्ट करती है, वो सरकार के भाग्य को अफेक्ट करती है। तो अब मैं 15 साल पुरानी बातें हैं, उनके बारे में कोई आपको विशेष रूप से तो नहीं बता सकता हूँ। ये तो आप अभी जो अफसर हैं उनसे आप पूछिए कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर होता है तो ऐसा क्यों होता है? बड़ा चैलेंज मेरे सामने रख दे रहे हैं कि सीबीआई, खैर अभी तो भैया देखो, मैं ना बीजेपी वाला हूँ ना कांग्रेस वाला हूँ, मैं झंझट में नहीं पढ़ना चाहता। नहीं सर, मैं मेरे पैनल पे बहुत लोग बैठते हैं, मैं बहुत इंप्रेस हुआ आप जिस सदे हुए अंदाज में बात को रखते हैं। अगर जी अगर आप व्यक्तिगत रूप से कभी मिलेंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा। नहीं डेफिनेटली एक आध जांच एजेंसियों पे भी शो किया जाएगा। और ये नहीं है कि इसी सरकार में है, पुरानी जो कांग्रेस की सरकारें थी उसमें क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन मेरे द्वारा ये कहना और एक कंट्रोवर्सी को पैदा करना अच्छी बात नहीं। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं इस बात की। विजय जी, ये बात तो सही है कि अभी इस समय पर जो बार बार दीपक झा जी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, और वो जैसा कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, अजीत पवार जी का बार बार जिक्र किया जा रहा है। ये अकेला नाम नहीं है, तो अभी नाम आने लगा जब महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल हुई। उसके पहले कई ऐसे लोग थे जो आप लोगों के साथ में गए, उनको लेकर कांग्रेस जिक्र करती रही कि वॉशिंग मशीन हो गई है, यहाँ पर जो भी जाता है वो पवित्र हो जाता है। आप कानून के भी जानकार हैं, उस दृष्टिकोण से भी बताइए कि क्या ये सिलेक्टिव कार्यवाही, अब आप समझ गए होंगे जैसा मैंने सवाल पूछा भी शर्मा जी से, सिलेक्टिव कार्यवाही को लेकर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है?
देखिए, इस तरह का क्वेश्चन करना अपने आप में अपनी एजेंसी, जो भी स्वतंत्र एजेंसी है, संवैधानिक एजेंसी, उनके ऊपर उंगली उठाना है। हमारे देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करती है, और ये हमारा मानना है। आपने देखा होगा जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में अगर कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी ओछी बातें करने में बिल्कुल नहीं झिझकते हैं। अभी मैं एक चैनल पे डिबेट पे बैठा था, किस तरह से इन्होंने हमारे न्यायाधीश है उनके बारे में, जो प्रेजेंट में न्यायाधीश है उनके बारे में टिप्पणी कर दी। तो ये आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने किस तरह से अध्यादेश फाड़ दिया था। तो इनका भरोसा और विश्वास ना न्यायपालिका में है ना संवैधानिक संस्थाओं में। अब रही बात इसकी, आप मुझे बताइए, शिबू सोरेन जी किसके टाइम में जेल में गए, लालू यादव जी किसके गए, मुलायम सिंह के सीबीआई जांच किसके में हुई, हेराल्ड केस किसके में हुआ, कनी मोरी किसके टाइम में गई। इन्होंने खुद मान लिया दीपक जी ने कि हमारे सहयोगी थे और जेल में गए उस टाइम पर, ये सहयोगियों के साथ लेकर बैठे रहे। कमलनाथ जी, आपके डीके शिव कुमार जी, अपना चीफ मिनिस्टर राजस्थान के गहलोत जी, आपके छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर साहब, तो ये सारे जितने हैं भ्रष्टाचारी, तो ये कांग्रेस राज में भी अंदर गए और अभी जांच चल रही है। और इतना वाइड है ना देश के अंदर। आपने देखा होगा फारूक अब्दुल्ला जी को कितने साल पहले बुलाया था, वो तो हमारे सहयोगी नहीं है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है सब पे। तो ऐसे उंगली उठाना, भी एमएल शर्मा जी ने कितनी अच्छी बात बोली कि वो इस स्थिति में नहीं है कि कहां केस है। आप कैसे कह सकते हो किसी के खिलाफ जांच बंद होगी, क्या हो गया? तो ये कहना ही गलत है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, उन्हें काम करने दो, उनको दबाव में मत लाओ। आप दबाव में लाना चाहते हो, आप गलत काम कराना चाहते हो, यही आपकी मंशा। सुप्रीम कोर्ट भी आप इस तरह से बातें करते हो। आप कोई भी, आप निर्वाचन आयोग, जो चुनाव आयोग है, उसके ऊपर भी उंगली दो। ठीक है, मुझे आपकी बात एक जो संक्षेप में समझ में आती है। दीपक झा साहब, आपको भारतीय न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली और जो हमारे तरीका है जांच का, उसमें कितना भरोसा है, ये बताएं थोड़ा सा। देखिए, इसमें किसी भी हिंदुस्तानी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है हर एक हिंदुस्तानी का उतना ही आस्था है न्यायपालिका में, संविधान में और सारी संस्थाओं में। लेकिन भाजपा प्रवक्ता ने यहाँ पे बड़ी सफाई से, साफ गोई से किस डिबेट की बात कर रहे हैं तो पता नहीं मेरे को, लाके यहाँ पे तथ्य दे दे और प्रमाण दे दे। इसलिए अनर्गल विलाप यहाँ पे नहीं करना चाहिए। आपकी डिबेट है, आपके चैनल की बात होनी चाहिए, तो कृपया मर्यादा बना के रखें। दूसरी बात मैं कहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, कमलनाथ, इन सब के ऊपर कार्रवाई आपने क्यों नहीं किया? भैया कमलनाथ जी के ऊपर तो आपने सीबीआई का छापा पड़वाया था चुनाव से पहले 2018-19 में। तो बात ये नहीं, बात ये है कि आप इनसे पूछिए महंगाई क्यों है, तो ये कहेंगे मैं तो महंगाई टमाटर प्याज खाता नहीं हूँ, लहसुन प्याज खाता नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं महंगाई का। तो इस सारी की सारी बात ये है, कुल मिला के इनसे पूछिए आम, ये जवाब देंगे इमली। कांग्रेस में तो करप्ट है, दूसरे अन्य विपक्षी दलों में करप्शन है, लेकिन भाजपा तो किस नदी में नहा के निकलते हैं, क्या खा के आते हैं लोग, वो नहीं बताने को तैयार है। तो विजय शर्मा जी को बोलिए थोड़ा पढ़ लिख के आए, अपने बारे में होमवर्क करके आए। नितिन नारायण राणे के ऊपर कितने बड़े केसेस चल रहे हैं उनको पता नहीं शायद, तो इसलिए मैं कहूंगा देवेंद्र फडणवीस का नाम है, उस पर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन बात आके कांग्रेस पे बहुत सारी बात कर जाएगी। मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूं ना, हमारी सरकार ने सब लोगों पे कार्रवाई किया, चाहे हमारे सहयोगी दल थे, चाहे हमारी सरकार चली जाती या ना जाती, उस वक्त की बात है। हालांकि आपके इस तर्क से सहयोगियों पे कार्रवाई कर सकती है, आपके इस तर्क से कर सकती है। दीपक जी, आपके इस तर्क से राहुल गांधी पर कार्रवाई का कोई वो संबंध जुड़ता नहीं दिखाई देता। मतलब कि उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है इसलिए इन पर कार्रवाई ना हो, या इन पर जो कार्रवाई का डर है उस पर तो आपको टिप्पणी करनी चाहिए कि इन्होंने डर दिखाया है, कोई तो आधार होगा जिसकी वजह से उनको ये डर लगा है। देखिए, आधार भाजपा का पिछले 10 सालों का आधार ही आधार है, ट्रैक रिकॉर्ड है कि सिर्फ डर की राजनीति की है। जातियों को डराने की कोशिश करें, धर्म के नाम पे डराने की कोशिश करें, भ्रष्टाचार के नाम पे डराने की कोशिश करें। मैं सबसे अच्छा हूं, भाजपा का चरित्र, मैं सबसे अच्छा हूं। जो मेरे को मिल जाए वो सबसे पवित्र है, जो मेरे से नहीं मिल रहे, जो मेरे पास नहीं है, वो सब पापी है और भ्रष्टाचारी है। ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। तो कहते हैं ना कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो कहीं कातिल ना मिलेगा। तो भाजपा वही कह रही है कि हर तरफ लाशें बिछी हुई है, लेकिन कातिल कहाँ है पता नहीं। भाजपा कातिल भाजपा ही है, लाशों का ढेर भाजपा। राजबिहारी जी, मैं चाहूंगा थोड़ा आप और शर्मा जी, क्योंकि ये बहुत सारे बिंदु आ जाते हैं जब पार्टी प्रवक्ता बोलते हैं, तो वो खैर उनका धर्म भी यही है। सुनिए, जो ये कह रहे हैं कनी मोरी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, कोर्ट के निर्देश पर हुई थी, कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई थी, आपने नहीं की थी कार्रवाई। आप झूठ मत बोलिए।
कोर्ट निर्देश देता था, अरे तभी झूठ तभी तो बोला आप था भी बोलिए सीबीआई ना, नहीं दे अरे सकते आप हैं। कुछ कर दीजिए, पर हमारे वो निर्देश पे कर दीजिए, नहीं, हमारे गलत बात नहीं, तथ्य के नाराज आधार होने पे के बात ऊपर कोई कीजिए। कार्रवाई कर देखिए, मैं दीजिए, आपको चुनौती अजित देता पवार हूँ, के ऊपर आपको कोई चुनौती कार्रवाई देता कर हूँ, दीजिए, आगे शुभेंदु तथ्य रखिए अधिकारी के आप। ऊपर कोई आपने कार्रवाई कर कार्रवाई की दीजिए। थी। आप अरे कार्रवाई नहीं भैया, करेंगे, उनको पार्टी चोर में मचाए शामिल करेंगे, शोर। तो आप तो बढ़िया है, खुद पार्टी में आप तो शामिल खुद करते अगस्ता रहिए, भाजपा को वेस्ट नंबर देखिए दीपक जी, शामिल थे। विजय शर्मा जी का ये स्पष्ट कहना है कि सरकारें नहीं करती, एजेंसियां करती हैं, कोर्ट की निगरानी में जांच पड़ताल होती है, चाहे वो आपकी सरकार रही हो चाहे इनकी सरकार हो, वो स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहते हैं। लेकिन राज बिहारी, मैं देखिए चर्चा में दूसरे मेहमान भी शामिल हो, आप दोनों तो इतना लंबा बोलेंगे कि हम 1 घंटा आप दोनों को सुन सकते हैं। लेकिन राज बिहारी जी, अभी आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना है, इस पूरे मामले में थोड़ा सा, क्योंकि नेशनल हेराल्ड को आप ये पूरे मामले को कवर भी करते रहे, राहुल गांधी का ये डर आपको कितना सॉलिड लगता है? क्या सचमुच में उनके लिए डरने जैसी स्थिति है और ये सिर्फ एक शिगुफा ना होकर सचमुच में उनका एक अंदेशा हो, या उनको ऐसी आशंका हो कि अब ईडी की कार्रवाई होने वाली है? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी बोला और जैसा शर्मा जी ने भी बताया कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता पर कोई किसी भी एजेंसी का छापा मारना कोई बड़ा आसान काम नहीं होता। अगर वो बनेगा भी तो बहुत टॉप लेवल में बना होगा, जो एक जैसे शर्मा जी बता रहे 1-2 लोग पता होगा। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर वो छापा मारने की योजना बना रहे हैं तो वो राहुल गांधी को तो नहीं बताएंगे। तो ये अगर हम उसकी बात करें तो सीधा सीधा ये एक राजनीतिक शिकूफा है जो राहुल गांधी ने छेड़ दिया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी है इसमें कि इस देश में चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स, जो भी एजेंट जांच एजेंसियां हैं, अगर हम ये मान लें कि नहीं वो सरकार के दबाव में काम नहीं करते, ये भी बात सही नहीं है। उन पर भी सरकारी दबाव होता है, जैसे शर्मा जी ने कहा उनके ऊपर दबाव नहीं रहा कभी, क्योंकि एक अफसर की अपनी छवि होती है कि उससे कोई राजनेता सिफारिश करेगा कि नहीं करेगा। हम भी देखते हैं, कई बार ये मामला आता है कि नहीं फलाने नेता को हम फलाने अफसर को फोन नहीं करेंगे, वो किसी की नहीं सुनते हैं। और अभी एक कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा कि मेरे ऊपर आज तक कोई दबाव नहीं आया। और भी कई मैं कार्यक्रमों में शर्मा जी खुद ही हमारे अभी पैनल का हिस्सा है। शर्मा जी ने कहा उनके पूरे करियर में उनको ऐसा कोई दबाव फेस नहीं करना पड़ा, उन्होंने खुद कहा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हम ये भी नहीं मान सकते कि कोई भी जांच एजेंसी हो जहां पर लोग नेताओं के दबाव में ना आते हो। पुलिस में तो आते ही आते हैं, पुलिस तो चाहे किसी भी राज्य की हो, दबाव में काम करना ही पड़ता है उसको, क्योंकि दबाव में काम नहीं करेंगे तो तुरंत तबादला भी होता है। लेकिन मेरा मानना है कि सीबीआई या जो बड़ी जांच ईडी जैसी जांच एजेंसियां हैं, वहां तबादला कराना भी बड़ा आसान नहीं होता जी। और वहां पर अफसर भी वही आते हैं जिन्हें बड़ी ईमानदारी से काम करना होता है। हमने देखा कई ऐसे पुलिस के अफसर थे उत्तर पुलिस में जो जहां पर जो सरकारें आई वहां काम नहीं कर पा रहे थे, तो सीबीआई में चले गए। उन्होंने सीबीआई में बहुत अच्छे काम किए, कई केस उन्होंने खोले, तो उनके बारे में कहा जाता नहीं वो किसी का दबाव नहीं मानते हैं। तो सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के अफसर ठीक होते है। हैं, हाँ, कुछ अफसर बहुत अच्छे हैं। शर्मा जी ने इसका इशारा भी हैं। किया था वर्तमान अधिकारियों पूर्व अधिकारियों के। एमएल शर्मा साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे, आप जैसे सीनियर पूर्व अधिकारी हमारे साथ मौजूद है तो अवश्य पूछना चाहूंगा, वर्तमान दौर में, हालांकि पहले कितना होता था इस पर भी रोशनी डालिएगा, हम देख रहे हैं कि ईडी सीबीआई के अधिकारी जब दूसरे राज्यों में, खासतौर पर विपक्ष शासित राज्यों में जब जाते हैं तो वहां की लोकल पुलिस उन पर ही कार्रवाई कर देती है और एफआईआर कर देती है। ये जो स्थिति है कि राज्य बनाम केंद्रीय एजेंसियां, इसकी एक अलग टसल शुरू हो गई, एक लड़ाई शुरू हो गई कि तुम हम पर कार्रवाई करोगे, आओ तुमको जहां पर जेल में हम डाल देंगे, अधिकारियों पर ही कार्रवाई हो रही। ये माहौल कितना कॉमन है या आपको आज की राजनीति में ज्यादा देखने को मिलता है? ये कटु सत्य है और ये भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। केंद्रीय एजेंसियां अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन जब राजनीतिक दृष्टि से उनकी कार्रवाई लोगों के गले से नीचे नहीं उतरती तो वो अपनी एजेंसियों को कहते हैं, पुलिस को कहते हैं मुकदमा दर्ज कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे एक तो ऑफिसर्स में एक दूसरे को मदद करने की जो परंपरा है वो टूट जाती है और सेंटर में
और सेंट्रल एजेंसीज में और स्टेट एजेंसीज में दुर्भावना पैदा हो जाती है। किसी भी दृष्टि से देखें, भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए, दोनों के लिए ये बहुत गलत स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ज़्यादा हुई है? मैं एक कंपेरेटिव आपसे थोड़ा सा एनालिसिस भी चाह रहा हूँ। हाँ, ज़्यादा हुई है, क्योंकि कंट्री की पॉलिटिक्स बहुत डिविसिव है, उसने बांट दिया है। तो बाकी आप लोग स्टेट्स के नाम बताएंगे और सब बताएंगे, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। बहुत डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं, हाल में हुआ, एक कर्नाटक तरह से- में हुआ, पश्चिम बंगाल में पहले भी हो चुका, हम सब देखते ही हैं। अब मैं कह रहा हूँ, अब मैं स्टेट्स का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जी। क्या करना है। इस रिजल्ट ऑफ डिविसिव पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ये बढ़ा है ज़्यादा। आज से 2-4 साल पहले तो सोचना भी मुश्किल था कि केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ जो है लोकल पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। झूठे या सच्चे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कार्रवाई हुई है, उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई करी है, और जो कार्रवाई है वो कोर्ट के सामने पेश होगी। फिर दोनों पार्टियों को कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जो कोर्ट सो करेगा, जो करेगा। वैसे भी एक हमारी भ्रांति है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सिर्फ एक पक्ष को ही सुनती हैं और दूसरे पक्ष को नहीं सुनती हैं। ये गलत है। अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे वो नेता है या साधारण व्यक्ति है, अगर उसकी बात में सच्चाई है तो उसको सच्चाई कहने का मौका मिलता है। लेकिन उस मौके का या तो लाभ नहीं उठाते या उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, इसलिए वो अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके मुकदमा वगैरह केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ कराते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। डिविसिव पॉलिटिक्स, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। दीपक झा जी, आपका जवाब। देखिए, बहुत बात स्पष्ट हो गई कि पिछले 5-7 सालों में या 4-5 सालों में ये बढ़ा हुआ है इस देश। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे जाना पड़ेगा। जब आप निर्दोष को परेशान करेंगे तो निर्दोष कब तक सहेगा आपका अत्याचार? पहले नहीं होता था राजनीति में। आपके लेकिन इस स्टेटमेंट में ये बात आ रही है कि वहां की लोकल पुलिस पर सरकार जो है अपनी कार्रवाई से बचने के लिए, उसका बदला लेने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बात यह है कि अगर आप दूध पे धुले नहीं है, नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो सरकार है ये सिलेक्टिव है। मैं वही बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो सिलेक्टिव है। ये कौन तय करेगा दीपक जी? ये काम न्यायालय का है या माननीय न्यायालय का काम है? ये आप या ना केंद्र सरकार तय करेगी ना राज्य सरकार तय करेगी। राज्य तो सरकार तय नहीं करेगी, लेकिन हमारे पास राज्य सरकार के पास वो अधिकार है ना कि आपके ऊपर केस कर सकती है, आपकी जांच कर सकती है ना। आप भी कोई दूध के धुले है नहीं। तो अगर राज्य सरकारों की एजेंसियों ने उनकी जांच करना शुरू कर दी तो क्या तकलीफ है उसमें? तो उनको भी स्वागत करना चाहिए कि भाई आपकी भी जांच हो जाए, हमारी भी जांच हो जाए, दोनों की जांच हो जाए। ये अभी शुरुआत हो गया। क्यों? क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नरेंद्र मोदी ने इस देश में नफरत की इतनी फैला दिया है, जिसकी वजह से देश एक तरीके से वैमनस्य की राजनीति। माफी के साथ कहूंगा, ये मामला, ये वाली बात आपके बयान में स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मसला है। इसमें तो एक ये इंप्रेशन जा रहा है कि आपने हम पर कार्रवाई करी तो हम अपनी पुलिस का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेंगे, यानी वो गलत कर रहे हैं तो हम भी गलत करेंगे। तो करते हैं, आप हमारी जांच कर रहे हैं, करिए। लेकिन अगर पुलिस को लगता है किसी तरीके से आपने गैर इरादतन वो कुछ इस तरीके की जांच कर रहे हैं जो उसको आपकी भी जांच होनी चाहिए, तो पुलिस को ठीक काम है करे अपने तरीके से। विजय जी, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, कानून के भी जानकार हैं विजय जी, थोड़ा सा मुझे इस पर भी एक टिप्पणी चाहूंगा और एक क्लोजिंग कमेंट के तौर पर यह भी कि राहुल गांधी जी को लेकर आपने हालांकि बोला कि उनका डर वाजिब है क्योंकि कई मामले चल रहे हैं, लेकिन राज बिहारी जी ने कहा विपक्ष के नेता है, इतनी आसानी से कोई कार्रवाई नहीं होती, एक पॉलिटिकल स्टंट मात्र है। इन दोनों पर आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। कितनी बेशर्मी के साथ बात रखी है कि वहां हमारे ऑफिसर्स के सर फोड़े जा रहे हैं। वहां एक जांच एजेंसी जांच करने जाती है, किसी से पूछताछ करने जाती है, लोकल पुलिस सर फोड़ती है। तो ये देश को तोड़ने वाली बात है, देश को कमजोर करने वाली बात है। ये दोनों ही गलत लग रहे हैं मुझे कि वो हमारा आपने भी हमारी पुलिस कहा, उन्होंने भी हमारा अधिकारी कहा, दोनों ही बातें जो है फिर वहीं चली गई। आप सुनिए, देखिए बंगाल के अंदर किस तरह से जांच अधिकारी का सर फोड़ा जाता है, वहां लोग पकड़ के पीटते हैं और पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये कौन सा भाई न्यायालय है? आप जाइए, निर्दोष साबित हो जाइए। पुलिस से पिटवाने का कौन सा है? आम जनता से पिटवाने का कौन सा है? कल को आपको भी घरों में से निकाल के लोग पीटेंगे, आपको कल फिर पुलिस पीटेगी। क्या देश को दिखाना चाहते हो? क्या देश को देना चाहते हो? आप ये दिखाना, अराजकता देना चाहते हो
कि जांच एजेंसी पिटनी शुरू हो जाए? कौन कौन विश्वास करेगा? फिर कमजोर कैसे जिएगा? जो आदिवासी हो कैसे जिएगा? दलित कैसे जिएगा? ओबीसी कैसे जिएगा? आप संविधान की कॉपी साथ लेके चलते हो, संविधान के कौन से आर्टिकल में? फास्ट दीपक जी अपना कमेंट फास्ट क्लोजिंग में, नहीं चाहता कि अनुत्तरित रहे बात। देखिए, जब ये हमारा ऑफिसर तुम्हारा ऑफिसर कर देंगे ना, जब इनसे सवाल पूछे तो बोलेंगे पाकिस्तान चले जाओ, जब इनसे सवाल कर ले देशद्रोही हो, तो हालात ऐसे पैदा होते हैं और कार्यवाही फिर इस तरीके से लोगों को करना पड़ता है, सरकारों को करना पड़ता है। वो पूरा देश का ऑफिसर है, आपके भी ऑफिसर है। बोलूंगा हमारा तुम्हारा में देश को मत बांटो, अपने तुम्हारे में ऑफिसर। ठीक है, ये गंभीर मसला है। हालांकि चर्चा का जो लब्बो लुआब निकल कर आया है वो ये है, शर्मा साहब ने कई महत्वपूर्ण बातें कही कि इस तरीके से आरोप लगाना, केंद्रीय जांच एजेंसी कभी भी किसी निर्दोष के खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है। हालांकि दीपक झा कांग्रेस प्रवक्ता का यह कहना है कि सिलेक्टिव कार्यवाही होती है, यानी कई दोषी जो इस तरफ चले गए उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। विजय शर्मा जी ने कहा है कि डरे हुए राहुल गांधी इसीलिए शायद इस तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि रास बिहारी जी का कहना है कि विपक्ष के नेता हैं, इतनी आसानी से कार्यवाही नहीं होती है, कुछ सिलेक्टिव लोगों को या कुछ बड़े अधिकारियों को जानकारी होगी जो कि उनसे तो बिल्कुल साझा नहीं करेंगे अगर ऐसा होता है तो, और उनको लगता है कि एक पॉलिटिकल स्टंट मात्र है। अच्छी चर्चा रही, महत्वपूर्ण मुद्दा था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी आपका धन्यवाद, एमएल शर्मा साहब आपका विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा। दीपक झा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। रास बिहारी जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में लगातार बने रहने के लिए। तो राहुल की ये भविष्यवाणी है, डर या सियासत, खैर आप पर भी छोड़ता हूं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी।